आज जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का पुण्यतिथि है, उन्होंने एक मानव अधिकार संगठन बनाया था, उसका नाम था PUCL। वो उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कोर्ट में केस किया और मेधा पाटकर जी ने जो 37 साल का संघर्ष नर्मदा बचाओ आंदोलन से किया, उसकी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और जो भी कुछ दिलाया 65 लाख हेक्टेयर के हिसाब से या 5.25 लाख रुपया मकान के बदले, जो पैसा मकान का दिलाने का, या 20,000 लोगों को जमीन के बदले जमीन दिलाने का, वो जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम संजय पारिक है। वही आपके वकील हैं। उनने संदेश भेजा है। उसके पहले ये बता दूं कि इस देश में 1 और 2 रुपए किलो का जो अनाज मिलता है, ये अपने आप नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में खाद्य सुरक्षा लागू होनी चाहिए, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। और ये भी कोर्ट में केस संजय पारिक जी ने लड़ा था। इस देश के अंदर जो पार्टियों को लोग नहीं चाहते, उनके पास भी नोटा का अधिकार होना चाहिए। मतलब हमें कोई पार्टी नहीं चाहिए। ऐसा बटन भी जो लगवाया है वो संजय पारिक जी ने लगवाया। मैं उनका आपको संदेश सुना रहा हूं। कितना साफ सुनाई देगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप वो संदेश आप सुने। ओ भाई 10 मिनट रुक जा, एक काम करो, 10 मिनट रुक जाए। रोटो बैठ जाओ, रोटो उधर साइड पे बैठ जाओ। ये अपने ने दाखिले के भाइयों और बहनों, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इस लंबे कार्यक्रम के अंतिम दिन मैं आपके साथ मिलकर बैठकर बातें करूं, आपकी समस्याएं सुनूं और ऐसे तथ्य जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कह पाने के लिए ज़रूरी हो, उनको समझूं। किन्हीं कारणों से मेरा आना न हो पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आपके साथ कर्मठ और पूरे मन से जुड़कर काम करने वाली आराधना जी हैं। मैंने जब उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बताया तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। एक समय ये समझा जाने लगा था कि इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद शायद कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि हमारा मुकदमा एनजीटी में सिर्फ देरी के कारण या डिले के कारण रद्द कर दिया गया था। मेरिट्स के ऊपर या तथ्यों के ऊपर ट्रिब्यूनल ने कोई गौर नहीं किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब ये बात आई है कि ये ठीक है कि किसी प्रोजेक्ट का पूरा हो जाना इस बात की पुष्टि नहीं करता कि जितने मुद्दे हैं वो भी पूरी तरीके से ठीक ठाक संपन्न हो गए हैं। यानी कि क्या किसानों को मुआवजा मिला है, कितना मुआवजा मिला है, पूरा मुआवजा मिला है या नहीं मिला है, क्या किसानों को घर बनाने के लिए जगह दी गई है, क्या उनको मकान बनाने के लिए कुछ पैसा सरकार ने दिया है। जहाँ पर वसाहत की जगह है, जहाँ पर सरकार ने पुनर्वास
योजना की ज़मीन दी है वहाँ पर सड़कें हैं या नहीं, पानी की सुविधा है या नहीं, बिजली है या नहीं, बच्चों के स्कूल की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, चिकित्सा केंद्र है या नहीं। ये सब चीज़ें जहाँ पर भी पुनर्वास होता है वहाँ होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णयों के अंदर ये बताया गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले लोगों का पूरी तरीके से पुनर्वास होना ज़रूरी है और पुनर्वास की जो स्थिति है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग जिस तरीके से पहले रहते थे उनके पास एक झोपड़ी थी या थोड़ी जगह थी, पानी की सुविधा थी या नहीं थी, उन सबसे बेहतर होनी चाहिए। वो सुविधाएं जो किसी भी परिवार के लिए या किसी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, जैसा मैंने बताया, बिजली की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, सिर के ऊपर एक छत की आवश्यकता, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की आवश्यकता, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अभी हम लोगों को ये जानना ज़रूरी होगा कि ये सारी जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिली या नहीं मिली, उनको मुआवजा पूरी तरीके से मिला या नहीं मिला, मुआवजा कम तो नहीं मिला, ये सारी चीज़ों की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले सरकार अपना एक हलफनामा दाखिल करेगी जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि पुनर्वास योजना क्या थी, पुनर्वास में अभी तक उन्होंने क्या क्या किया है, कितने परिवार थे जिनको पुनर्वसित किया गया है, रिहेबिलिटेट किया गया है, वो सारे आंकड़े सरकार को अपने हलफनामे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने देने पड़ेंगे और हमको उस जो तथ्य उस हलफनामे के अंदर दिए गए हैं उन तथ्यों की काट करके हमें बताना पड़ेगा कि जो सरकार बोल रही है वो सत्य नहीं है, सत्य है। जैसे कि अगर सरकार के एफिडेविट के अंदर या हलफनामे के अंदर ये बात आती है कि हमने 100 परिवारों का 100 परिवार थे जो प्रभावित थे और 100 परिवारों को हमने पुनर्वसित कर दिया है, और हमारा कहना ये कि 100 परिवार नहीं थे, परिवारों की संख्या 200 थी या 250 थी, तो हम लोगों को वो तथ्य कोर्ट के सामने मैं जो एविडेंस है उसके आधार के ऊपर रखने पड़ेंगे। आराधना जी ने मुझे पूरी तरीके से भरोसा दिलाया है कि वो सारे तथ्य और सारी गवाही दस्तावेजों के साथ में वो मुझे उपलब्ध कराएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस कार्य के अंदर आप उन्हें पूरा सहयोग देंगे। मुझे मालूम है सुनीलम जी इस सारे कार्यक्रम के साथ, संघर्ष के साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और सुनीलम जी के गाइडेंस के अंदर उनके निर्देशों के अनुसार ये जितनी भी कार्रवाई होगी वो ठीक तरीके से संपन्न होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। पुनर्वसन के अलावा और बहुत सारी भी समस्याएं हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, कैचमेंट एरिया से जुड़ी हुई हैं कि जो कितने वहाँ पर वृक्ष काटे गए, क्या जितने वृक्ष काटे गए उसके अनुसार वृक्षारोपण भी दूसरी जगह पर हुआ या नहीं हुआ, कितना वृक्षारोपण ठीक तरीके से हुआ या नहीं हुआ। नहरें जो उन्होंने बनाई हैं वो नहरें का एक कमांड एरिया बनता है, वो कमांड एरिया की तरह
उन्होंने पूरी नहरें ठीक तरीके से बनाई हैं ताकि पानी वहाँ पहुँचे जहाँ पानी की आवश्यकता है, क्योंकि सारा जो प्रोजेक्ट है वो इरिगेशन प्रोजेक्ट है कि नहरों को ले जा करके लोगों को पानी देना, जहाँ पानी की उपलब्धि नहीं है। तो क्या जो पैसा खर्च हुआ है उन पैसा खर्च करके उन्होंने नहरें ठीक तरीके से बनाई हैं या नहीं बनाई हैं, ये भी हमको देखना है। क्या इनका कमांड एरिया डेवलपमेंट प्लान है या नहीं है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इन स्थितियों के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चर्चा होगी, आर्गुमेंट्स होंगे और उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपने जो भी डायरेक्शंस देना है, निर्देश देना है, वो सरकार को देगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सारे लोग इस कार्यक्रम में आराधना जी के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी हम लोग अपनी बात रखेंगे उसका लाभ आप सब लोगों को मिलेगा। मुआवजा अगर नहीं मिला है तो मुआवजा मिलेगा। अच्छी तरीके से रहने के लिए घर और सुविधाएं हम पूरी कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि ऐसा कानून भी है, उनको देना भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस संघर्ष में विजयी हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये आपने एडवोकेट संजय पारीक जी फोन बुलाइए ना। संजय पारीक जी जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो हमारा केस लड़ रहे हैं, है ना, उनका आपको संदेश सुनाया। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा जो भी बातें सर्वोच्च न्यायालय में बहस में आने वाली हैं और उसी के तथ्य हमको देने। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोगों को अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी हर गांव में, जो कि हर व्यक्ति जिसका विस्थापन हुआ है उसको कितना मिला है और क्या क्या नहीं मिला है, ये उसकी लिखत पढ़त करेगा, उसका पूरा सर्वे करेगा और वो सर्वे इन वकील साहब के माध्यम से हम सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय अपनी तरफ से भी जांच करवाएगा, क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से लिख करके देगी कि हमने क्या क्या किया। तो एक हम देंगे लिख करके और एक सरकार देगी। तो सर्वोच्च न्यायालय को यह देखना होगा कि वास्तव में सच क्या है। ये लोग जो कह रहे हैं, किसान संघर्ष समिति के लोग, एडवोकेट आराधना भार्गव के साथ के जो लोग हैं, वो सही है या सरकार का जो कथन है वो ठीक है। और उसके अंदर जहां कहीं पर भी विसंगति होगी, कानून के मुताबिक, अब तक के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक जो विसंगति होगी, मतलब 10,000 रुपया एकड़ से 13 लाख तक की जो विसंगति है, उस विसंगति को जो उच्चतम न्यायालय है वो दूर करने का काम करेगा। ये है केस। आपको केस के बारे में समझाना चाह रहे थे, हम समझाते तो उतना अच्छा नहीं समझा पाते, लेकिन ये वकील साहब ने आपको, संजय पारीक जी ने समझाने का काम किया है। तो आपको अपनी गांव में संघर्ष समिति बना करके सर्वे फॉर्म आपको एडवोकेट आराधना भार्गव जी बना के देंगी, उसको आपको भरना पड़ेगा। ऐसा भरना पड़ेगा कि एक कॉपी आपके पास भी रहे, एक कॉपी मैडम के पास भी रहे और एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाए। पूरी फाइल अपनी बनानी पड़ेगी। जैसे अपन केस लड़ते हैं ना, तो फाइल बनती है अपनी, तो हर एक